Yes, students. Good morning, all of you. Students, in the previous lecture, we have discussed about the classification of the crystalline solids. जितने भी crystalline solids होते थे उनके बारे में हमने डिस्कस करा था. अब बेसिकली crystalline solids को हमको आगे फर्दर स्टडी करना है, तो उसके अंदर यहाँ पे दो टर्म आती है, क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल. क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल. तो सबसे पहले हमको यहाँ पर एक चीज़ समझनी होगी, ये क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल क्या होते हैं. ठीक है ना. तो बच्चों देखो, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं इनके अंदर क्या होते हैं, ये बेसिकली एक प्रॉपर अरेंजमेंट होता है एटम्स का. मैंने आपको बताया था. अब मैं यहाँ पर एक आपके सामने एक अरेंजमेंट बनाने जा रहा हूँ, तो बहुत ध्यान से इसको समझेंगे और देखेंगे. ये आपको एनसीईआरटी के अंदर भी एक फिगर नज़र आ जाएगी पेज नंबर 7 पे. ठीक है ना. तो आप इसको ध्यान से देखेंगे. तो ये हम बना रहे हैं एक क्रिस्टल लैटिस. यहाँ पर हम बना रहे हैं एक क्रिस्टल लैटिस. तो बहुत ध्यान से देखेंगे मैं कैसे बना रहा हूँ, आप लोगों को भी बनाना आना चाहिए. ठीक है. एक क्रिस्टल लैटिस बना रहा हूँ मैं बच्चों. चलिए, अब देखिए, आप ये समझ लो कि एक रूम है ये, जैसे कोई किसी भी हम रूम में बैठे हैं. अब इस रूम को हमको 8 पार्ट में डिवाइड करना है. कितने पार्ट्स में? 8 पार्ट में. 8 पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे. ठीक है ना. तो बहुत ध्यान से देखेंगे कैसे हमको इसको डिवाइड करना है. पहले तो मैं इसको ऊपर से सब जगह से इस तरीके से मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ. तो मैंने इसको इस तरह से ज्वाइन कर दिया. आफ्टर दैट फिर मैं इसको इस तरह से डिवाइड कर रहा हूँ. ये आप देख पा रहे होंगे 3 डायमेंशन इमेज है बच्चों. बोर्ड पे बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसलिए बस आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि समझ आ जाए. और बीच में ये ऊपर का एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है और एक ये है, इसको भी मैं ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ. अब आप देख रहे होंगे कि मैंने रूम को कैसे डिवाइड करा. ये कमरा है, इसको पहले मैंने इस तरीके से डिवाइड करा, फिर इसको ऐसे कट कर दिया. तो आप देखेंगे, और एक फिर बीच में से हम इसको ऐसे कट करेंगे. पहले ऐसे, फिर ऐसे, और फिर बीच में से ऐसे कट करेंगे. अब बीच में से कैसे कट करना है, इस तरीके से. देखिए, ये अब आप ध्यान से देख सकते हो कि यहाँ पर जो ये मैंने क्या बनाया है, क्रिस्टल लैटिस. क्रिस्टल लैटिस मतलब कि कोई भी एक सॉल्ट है उसका लैटिस होता है, तो किसी भी एक सॉल्ट का एक लैटिस है ये. ठीक है ना. तो इसके अंदर एटम्स कनेक्टेड हैं. एटम्स कहाँ पे होंगे, इस तरीके से. मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ये एटम्स हैं. ठीक है ना. एटम्स को मैं पॉइंट फॉर्म में बना रहा हूँ. ठीक है ना. कि एक एटम क्या है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के चल रहा हूँ. एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं. चलिए, अब देखो यहाँ पर ये आ गया. यहाँ पर इस तरीके से हर कॉर्नर पे, हर इंटरसेक्टिंग, हर जंक्शन पे क्या होगा, यहाँ पर एटम होगा. ठीक है ना. इसको हम एक पॉइंट मान के चलते हैं. एटम जो होंगे एक पॉइंट फॉर्म में होते हैं, या एटम होंगे या फिर मॉलिक्यूल होंगे, कोई भी पार्टिकल हो सकता है, आयन भी हो सकते हैं. तो यहाँ पर बेसिकली अगर मैं बात करूँ क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड एक 3 डायमेंशन अरेंजमेंट होता है. किसका? पार्टिकल्स का. एक 3 डायमेंशन अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का. रेगुलर 3 डायमेंशन अरेंजमेंट. It is a regular 3 dimension arrangement of the particles in space. ठीक है ना. तो हम कैसे कहेंगे, the regular 3 dimensional arrangement of the particles of the पॉइंट्स कह लो या पार्टिकल्स कह लो, पॉइंट्स और पार्टिकल्स इन स्पेस is called
उसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल लैटिस। उसको हम क्या कह देते हैं, क्रिस्टल लैटिस। एटम्स का 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट बन जाएगा जब, रेगुलर 3 डायमेंशन अरेंजमेंट, उस अरेंजमेंट को हम कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। अब यहाँ पर आती है बात यूनिट सेल की। इन क्रिस्टल लैटिस को बनाने वाला कौन है, यूनिट सेल। इन क्रिस्टल लैटिस को कौन बनाता है बच्चों, क्रिस्टल लैटिस को बनाता है यूनिट सेल। तो यूनिट सेल क्या होती है, व्हाट इज यूनिट सेल। सो यूनिट सेल को अगर आप समझेंगे बच्चों, देखो मैं आपको पहले फिगर दिखाता हूँ यहाँ पर। मैं, आप लोग देख रहे होंगे ये जो एक रूम था ये टोटल 8 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। कैसे, एक ब्लॉक ये रहा, एक ब्लॉक ये रहा, एक ब्लॉक ये रहा, एक ब्लॉक ये रहा। ऊपर आप ये देख लो कि बीच में ये प्लेन है, इस प्लेन के ऊपर एक ब्लॉक यहाँ है, एक ब्लॉक पीछे है, एक ब्लॉक इधर है, एक ब्लॉक पीछे है, 4 ब्लॉक हो गए। ऐसे ही उसके नीचे भी एक ब्लॉक है, इसके नीचे भी एक ब्लॉक है, इसके नीचे भी एक ब्लॉक है और उसके नीचे भी एक ब्लॉक है। तो टोटल कितने ब्लॉक हो गए, 8। इस क्रिस्टल लैटिस में कितने ब्लॉक हैं, 8 ब्लॉक है। अब यहाँ पर देखिए, मैं इनको एटम्स को, जब कह लो कि इन पॉइंट्स को मैं थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ। अब देखिए, मैं इन जिनके ऊपर एक कनेक्टेड हैं, मैं उसको थोड़ा सा डार्क फॉर्म में कर देता हूँ, आप लोगों को हाईलाइट कर देता हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा सा क्लियरिटी के साथ नज़र आए। ये वाला ब्लॉक आपको जिससे कि क्लैरिटी के साथ नज़र आए। आप देख पा रहे होंगे कि ये क्यूब बन गया, और ऐसे ही क्यूब यहाँ पर बहुत सारे होंगे। ये एक क्यूब बन गया ना, ऐसे ही क्यूब यहाँ पर कितने हैं, 8 क्यूब्स हैं, और ये सारे क्यूब एक जैसे हैं। तो बेसिकली इस क्यूब को, ये छोटा क्यूब जो है, इसको हमने क्या कहा, यूनिट सेल। इसको हमने क्या कहा बच्चों, यूनिट सेल है ये, ठीक है ना। तो यूनिट सेल क्या है, बेसिकली एक स्मॉलेस्ट पोर्शन है किसका, क्रिस्टल लैटिस का, जिसको हम रिपीट करते हैं अलग अलग डायरेक्शन में। तो क्या क्रिएट करते हैं, क्रिएट द एंटायर लैटिस, क्रिएट द एंटायर लैटिस। तो देखो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, द स्मॉलेस्ट पोर्शन of the crystal lattice which when repeated in different direction to generate entire lattice, पूरे लैटिस को जो जनरेट करता है, इज कॉल्ड यूनिट सेल। उसको हम क्या कहते हैं, यूनिट सेल। अब आप देखें यहाँ पर, इस छोटे से पार्ट को मैं हर डायरेक्शन रिपीट कर दूं तो एक बड़ा सा लैटिस बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ 8 यूनिट सेल लगा रखे, 8 यूनिट सेल लगा रखे हैं। सो एक छोटा सा क्रिस्टल लैटिस बना लिया। इज इट क्लियर। तो यूनिट सेल क्या होता है, स्मॉलेस्ट पोर्शन विच व्हेन रिपीटेड इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है ना। तो देन इट विल जनरेट अ एंटायर लैटिस। इज इट क्लियर। चलिए, तो ये यूनिट सेल हो गई। अब यूनिट सेल बच्चों अलग अलग तरीके के होते हैं। यूनिट सेल जो होते हैं यहाँ पर अलग अलग तरीके के होते हैं, उसको थोड़ा सा समझेंगे। यूनिट सेल कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल, देखो एक चीज़ हो रहा है बच्चों, यहाँ पर पहले हम डायमेंशंस की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम यूनिट सेल्स की बात करेंगे। डायमेंशंस ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल, देखो एक यूनिट सेल कैसा है, क्यूबिक फॉर्म में हमने इस समय ले रखा है, ठीक है ना। सपोज एक क्यूब है आपका यूनिट सेल, ये इस तरीके से, ठीक है ना। अब इस क्यूब के अंदर, अब ये क्यूब भी हो सकता है, क्यूबॉइड भी हो सकता है बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 तरीके की एजेस होंगी। सपोज ये ए है, ये बी है, और ये जो हाइट है ये सी हो गई। और इनके बीच में एंगल्स भी होंगे, बी और सी के बीच में अल्फा एंगल, सी और ए के बीच में बीटा एंगल, एंड बी और ए के बीच में हो जाएगा गामा एंगल। इज इट क्लियर। तो ये बेसिकली डायमेंशंस हैं। अगर मैं इन डायमेंशंस को बदलता रहूं बच्चों, तो मेरे को 14 टाइप्स के, कितने टाइप्स के, 14 टाइप्स के 3 डायमेंशनल 3D अरेंजमेंट मिलेंगे।
3D अरेंजमेंट मिलेंगे और इनको हम क्या कहते हैं, ब्रिवाइज, इसको क्या कहते हैं हम, ब्रिवाइज लैटिस, क्या कहते हैं हम इसको, ब्रिवाइज लैटिस। आपके एनसीईआरटी की बुक में आपको बने हुए मिल जाएंगे आपके बैक साइड पे, ठीक है ना। तो 14 पॉसिबल 3 डायमेंशन लैटिस मिलते हैं और इनको हम क्या कहते हैं, ब्रिवाइज लैटिस। इज इट क्लियर? तो ये ब्रिवाइज लैटिस हो गए। अब हम बेसिकली यहाँ पर यूनिट सेल की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। सो बच्चों सबसे पहले यहाँ पे जो आता है प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है बच्चों, उसको ध्यान से समझेंगे। प्रिमिटिव यूनिट सेल, देखो प्रिमिटिव यूनिट सेल आप मान के चलो, क्योंकि ये क्यूबिक फॉर्म है, ये क्या है, क्यूबिक फॉर्म है। एक रूम है हमारा, ये क्यूबिक है, ठीक है ना, एक रूम है हमारा और ये कैसा है, क्यूबिक फॉर्म है। इसके अंदर एटम कहाँ लगे होंगे, एटम एक उस कॉर्नर में लगा हुआ, एक इस कॉर्नर में, एक ऊपर कॉर्नर में, एक इधर वाले कॉर्नर में, एक इधर, ऐसे ही हर नीचे वाले कॉर्नर में। क्योंकि टोटल कितने वर्टिसेस हैं, कितने कॉर्नर होते हैं क्यूब के, 8, एक ये है, एक ये है, एक ये है। मैं आपको यहाँ पे बना देता हूँ। सपोज एक ये यूनिट सेल है क्यूबिक फॉर्म में, ठीक है ना। तो इसके वर्टिसेस कितने हैं टोटल, आप लोग देख रहे हो, एक ये वर्टिस है तो यहाँ पे एक एटम होगा, एक यहाँ पे एटम होगा, यहाँ पे एटम होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, एक यहाँ और एक यहाँ। तो बेसिकली क्या बन गया बच्चों, ये प्रिमिटिव यूनिट सेल बन गया। क्या बन गया, ये प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है ना। चलिए सेकंड आता है बच्चों यहाँ पर, सेकंड वन इज बेसिकली सेंटर्ड यूनिट सेल। कौन सा होता है, सेंटर्ड यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल को समझेंगे बच्चों क्या होता है सेंटर्ड यूनिट सेल। ये भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं, जो सबसे पहला पार्ट आएगा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब बच्चों मेरी बात को ध्यान से समझेंगे, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होते हैं। देखो जैसे हमने प्रिमिटिव यूनिट सेल बनाया था कि एक क्यूब है हमारा यूनिट सेल, उसके हर कॉर्नर पे एटम्स लगे हुए हैं। अब साथ ही में हमने एक एटम कहाँ रखा, बिल्कुल इस रूम के बिल्कुल बीच में ला के रख दिया, इस रूम के बिल्कुल बीच में ला के रख दिया। और वो जो क्यूब है वो हर फेस को टच कर रहा है, मतलब कि सॉरी क्यूब कह रहा हूँ मैं, जो एटम है वो हर फेस को टच कर रहा है। आप देखिए यहाँ पर मैं आपको बना के दिखाता हूँ, थोड़ा सा ट्राई करेंगे बनाने की। एक तो हर कॉर्नर पे होंगे और एक एटम कहाँ होगा, बिल्कुल बीच में, इस तरीके से जो हर फेस को टच कर रहा होगा, बिल्कुल बीच में, बॉडी के बिल्कुल बीच में एक क्या होगा, आपका एटम होगा। बाकी एटम हर कॉर्नर पे होंगे, इस तरीके से हर कॉर्नर पे एटम होगा। इज इट क्लियर? तो ये बेसिकली क्या कहलाएगा, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बीसीसी कह देते हैं इसको हम बच्चों, क्या कह देते हैं, बीसीसी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट थर्ड वन, इसका जो बी पार्ट है वो है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का मतलब क्या है, यहाँ पर एफसीसी होता है इन शॉर्ट, अगर इसको हम कहें तो। इसमें क्या होता है बच्चों, वही क्यूब होगा, इसके बेसिकली कॉर्नर पे एटम तो होंगे ही होंगे। कॉर्नर में तो बच्चों हर एक के केस में होंगे, इस चीज़ का ध्यान रख लेना, कॉर्नर में तो होंगे ही होंगे, ठीक है ना। अब आप मेरे को एक बात बताओ, किसी भी क्यूब के कितने फेजेस होते हैं, किसी भी क्यूब के कितने फेज होंगे, 1 2 3 4 5 6, एक ऊपर सीलिंग है, एक नीचे ग्राउंड है, ठीक है ना। तो टोटल अगर मैं इस क्यूब को मानूँ तो टोटल 6 फेजेस हैं, 6 फेज हैं। अब मैं हर फेज पे एटम लगाता हूँ, सपोज एक एटम लिया और एक इस वाली वॉल पे मैंने एटम लगा दिया, ठीक है ना। यहाँ पे सामने मैंने एटम लगाया, तो एटम आधा इधर आएगा, आधा इसके दीवार के पीछे जाएगा। सिमिलरली ऐसे सामने वाली दीवार पे भी लगा दूंगा, एक एटम सामने जब लगाऊंगा दीवार पे, वॉल पे, आधा एटम वॉल के उस साइड जाएगा, आधा एटम वॉल के इस साइड आएगा। ऐसे इधर वाले फेज पे भी लगाऊंगा, इधर वाले फेज पे भी लगाऊंगा, ऊपर भी लगाऊंगा, नीचे भी लगाऊंगा, हर फेज में मैं एक एक एटम लगाऊंगा। आप लोग एनसीईआरटी में देख सकते हो, पेज नंबर बेसिकली आपको दिख जाएगा ये पेज नंबर 11, ठीक है ना। तो यहाँ पर फेस सेंटर यूनिट सेल दे रखे हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ और समझ आ जाएगा। तो इस तरह से फेस सेंटर यूनिट सेल होते हैं। लास्ट आता है यहाँ पर सी, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होते हैं बच्चों, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल होते हैं बेसिकली कि यहाँ पर एटम जो है वो यूनिट सेल के बिल्कुल एंड में लग रहे होंगे, कॉर्नर में तो लगेंगे। मतलब कि देखो सपोज यूनिट सेल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो सामने वाली वॉल पे ख़त्म हो जाएगा। अगर एक ये यूनिट सेल है रूम, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ और वहाँ पे सामने ख़त्म हो जाएगा। तो एक एंड ये है, एक एंड वो है,
ठीक है ना। तो एक एटम मैं इस वाली वॉल पे लगाऊंगा, एक एटम मैं उस वाली वॉल पे लगाऊंगा, तो 2 एंड पे लगा दिए। अगर मैं कहता हूँ कि सामने इधर वाली वॉल से एटम स्टार्ट हो रहा है, मतलब यूनिट सेल स्टार्ट हो रहा है, और इधर वाली वॉल पे खत्म हो रहा है, इधर वाली वॉल पे यूनिट सेल खत्म हो रहा है, तो उसका एक एंड वो हो गया, एक एंड ये हो गया। तो मैं एक एटम सामने वाले पे लगाऊंगा, एक एटम इधर लगाऊंगा। समझ आ गई? मतलब कि आमने सामने वाली वॉल्स पे लगाना है और कहीं नहीं लगाना। अगर मैंने इधर लगाया तो मैं इधर लगाऊंगा, अगर मैंने इधर लगाया तो उधर लगाऊंगा, ऊपर लगाया तो मैं नीचे लगाऊंगा। सिर्फ 2 ही लगाने हैं आमने सामने वाले में, ठीक है ना। तो सपोज मैंने इधर वाली वॉल पे लगाया, एक इस वाले एंड पे और एक सामने वाले एंड पे, तो ये क्या हो जाएगा? एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इज इट क्लियर? सो स्टूडेंट्स, तो ये तो था हमारा क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल के बारे में हमने बात करी। आप लोगों को डेफिनेशन लर्न होनी चाहिए, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए डायमेंशंस ए बी सी और अल्फा बीटा गामा इनके एंगल्स होते हैं। फिर हमने टाइप्स ऑफ यूनिट सेल की बात करी। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल आप लोगों को आना चाहिए, समझ आना चाहिए। आप बुक के अंदर फिगर देखें, कल हम इसके अंदर कैलकुलेट करेंगे कि एक यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं। इज इट क्लियर? सो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।